नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में यूं तो इस जो सर्दी की शुरुआत हो चुकी है उसमें हल्की सी गर्माहट नजर आ रही है। एक और जहां पीपल अलायंस का गठन हो चुका है, वहीं रोशनी एक्ट भी इस वक्त काफ़ी रोशनी में नज़र आ रही है। और हम सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप डॉक्यूमेंट एक्ट 2001 की अगर बात करें, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस एक्ट को लाया गया था, कहीं ना कहीं उस उद्देश्य को ये पूरा नहीं कर पाया। जम्मू कश्मीर में जो अनटैप्ड पोटेंशियल है बिजली का, उसको टैप करने के प्रयास की दिशा में 25,000 करोड़ इस एक्ट के थ्रू जुटाने थे, लेकिन मात्र 76 करोड़ रुपए ही जुट पाए हैं। और ऐसे में हाई कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को, जो लगातार पिछले कई वर्षों से कंट्रोवर्सी में रहा है, सीबीआई इंक्वायरी के तहत इसको दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके कई प्रोविजंस को मिसयूज़ किया गया है और कई स्वर ये भी ऊपर के आए हैं कि क्या रोशनी एक्ट की जो प्राथमिकताएं थी, क्या कहीं ना कहीं उनको दूसरे हितों को पूर्ति की दिशा में काम किया गया है। इसमें आने वाले समय में क्या हम मान के चलें, कई नौकरशाह वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या फिर राजनीतिक नेता जिनको इनका लाभ स्पष्ट तौर पर मिला है, क्या उनको उनका अंजाम तक पहुंचाने में सीबीआई एक दिशा निर्देश दे सकती है? यही आज की सीधी बात है और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दें। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर एडवोकेट शेख शकील बैठे हैं, जिन्होंने वर्ष 2011 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रोफेसर एस के बिरला के केंद्र पर लगाई गई थी और पिछले कई सालों से लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, आप चेयरमैन हैं एकजुट जम्मू के, और खासकर जम्मू के हितों की अगर बात करें तो झंडा लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और खासकर रोशनी एक्ट को लेकर और जम्मू में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रही है उस पर आप अपना मंतव्य रखेंगे। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री अश्विनी चिरंगू जी बैठे हैं, आप इंचार्ज हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स एंड फीडबैक भाजपा JNK। यूँ तो इनके साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जफर चौधरी साहब भी होने चाहिए थे, लेकिन सेहत ठीक ना होने के कारण हमारे इस कार्यक्रम में वो शामिल ना हो पाए। शकील भाई, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रोशनी एक्ट को लाया गया था, हम सब जानते हैं कि वो उद्देश्य वहीं दरे के दरे रह गए और कहीं ना कहीं वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट सामने है। क्या कहेंगे जो झंडा एक अपने वर्ष 2011 में शुरू किया था, और क्या आपको लगता है कि वो इस वक्त पाए तकमील तक पहुँच रहा है? कि 2011 में एक मुफादे आम की रिट पटिशन, जिसको हम जनहित याचिका कहते हैं, प्रोफेसर एस के बिरला वर्सेस स्टेट, वो पटिशन मैंने दायर की थी। मेरा पटिशन का जो मकसद था, जो उसमें रिलीफ था, वो ये था कि जो जम्मू कश्मीर में जो बिग चंक्स ऑफ स्टेट लैंड है, जिनको हमारे चंद ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारे चंद पुलिस ऑफिसर्स ने, हमारे कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने, इन कनाइवेंस विद लैंड माफिया, वो जो ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें, बड़े बड़े चंक्स जिनको कब्ज़ा किया हुआ है, उसको छुड़वाया जाए। और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊंगा, जिस टाइम हमने ये पटिशन फाइल की थी तो लगता नहीं था कि ये 2011 के बाद एक सैलाब आएगा और वो जाके 9 अक्टूबर 2020 को कल्मिनेट होगा। बहुत सारे इसमें ऑर्डर्स पास हुए। विवेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं एक ऑर्डर का जिक्र करना चाहता हूँ कि मैंने ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द रिट पटिशन हुआ क्या कि मालूम हुआ कि यशपाल कुंडल, जो सांबा के विधायक थे, उन्होंने असेंबली में क्वेश्चन किया था और जम्मू कश्मीर सरकार से गुहार लगाई थी कि बताइए कि जम्मू कश्मीर में टोटल कितनी स्टेट लैंड है और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इंक्रोचमेंट है वो बताइए। तो वो सरकार ने किसी तरीके से उस क्वेश्चन को अवॉइड किया। वहीं से थ्रेड हमने पकड़ा और हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर दी उसी क्वेश्चन की बुनियाद पे, और चीफ जस्टिस थे MM कुमार जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। तो उन्होंने मेरे आर्गूमेंट सुनने के बाद ये ऑर्डर किया था डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को कि बताइए जम्मू कश्मीर में टोटल कितनी स्टेट लैंड जो है वो अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है। 17 वॉल्यूम्स फाइल किए गए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। और ये मैं आपकी जानकारी के लिए 20 लाख कैनाल
जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, इट इज ऑन रिकॉर्ड टू एडमिट कि 20 लाख कनाल जो स्टेट लैंड है, इट इज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड माफिया। और बड़ी मजेदार बात है, बार बार हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि बताइए इस लैंड को रिट्रीव कैसे करना है, ठीक है, लेकिन सिर्फ विवेक जी कागजों में ही रिट्रीवल हुआ, ये मैं आपको साबित बता दूं, कोई विल नहीं थी सरकार की से कहते हैं। और बड़ी मजेदार बात मैं आपको ये चीज कहूंगा, इसी जनहित याचिका में जिसे कहते हैं 19/2011 प्रोफेसर एस के भल्ला, इसी जनहित याचिका में 2014 में मेरे फाजल दोस्त अंकुर शर्मा जी, मुझे याद है, मेरे पास आए थे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लेकर। उस रिपोर्ट में सबसे पहली दफा यह खुलासा हुआ कि देयर आर बंगलिंग्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रोशनी स्कीम। रोशनी स्कीम क्या है, ये अभी आपने बता ही दिया कि रोशनी स्कीम क्या थी। फंड्स जनरेट करने थे टू फाइनेंस अवर हाइडल प्रोजेक्ट्स। जिन लोगों के कब्जे नाजायज थे सरकारी ज़मीनों के, उनको रेगुलराइज करना था। लेकिन हुआ क्या अल्टीमेटली, वो तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में है। बड़ी मज़ेदार बात आपसे मैं शेयर करूंगा। अकाउंटेंट जनरल थे डॉक्टर एस सी पांडे 2013-14 में। यह जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि किसी अकाउंटेंट जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ। बिकॉज उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो हमें डाटा और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रही। लेकिन समहाउ मामला आगे बढ़ा और अकाउंटेंट जनरल की इंटरवेंशन के ऊपर विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो आजकल एंटी करप्शन ब्यूरो है, उन्होंने कोई 16-17 FIR जो हैं उसको रजिस्टर किया। और फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को विवेक जी मॉनिटर करना शुरू किया। जब मॉनिटर करना शुरू किया तो जो सामने तथ्य आए, जो सामने फैक्ट्स आए, वो यही, जो स्टेटस रिपोर्ट आज फाइल होती थी उसी को थोड़ा चेंज करके 4 महीने के बाद दायर किया जाता था। कोई प्रोग्रेस नहीं थी इन्वेस्टिगेशन में, और यह प्रोग्रेस होनी भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे IAS ऑफिसर मुलव्वस थे। इसमें जो बेनिफिशरीज थे देवर बिग विग्स जिसे कहते हैं। यहां जो बेनिफिशरी थे वो हमारे एक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूं। और बड़ी मजेदार बात मैं आपको कहूंगा, आलोक पुरी जी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से IAS ऑफिसर हैं हृदयेश कुमार जी, उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगी। एंड एज पर लॉ ऑफ द लैंड होना तो यह चाहिए था कि GAD को एक प्रपोजल बनाना था DOPT के लिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की मिनिस्ट्री के लिए। लेकिन GAD के अंदर ही बैठ के कॉन्ट्रेरी टू द लॉ ऑफ द लैंड सैंक्शन को डिक्लाइन किया गया इन ए केस वेयर देयर वाज ए प्राइमा फेशी एविडेंस। इस तरह तो यहां पे कत्ल हुआ जिसे कहते हैं इंसाफ का। और फिर उसके बाद ये सारे तथ्य हमने कोर्ट के सामने जब लाए तो विवेक जी 28 जुलाई 2020 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी लास्ट स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। उस स्टेटस रिपोर्ट में जिसे कहते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो को हिदायत थी कि वो FIR वाइज स्टेटस बताए कि स्टेटस क्या है इन 17 FIRs का। और बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊंगा, 7 सालों में, यह जम्मू कश्मीर की जनता को जानने का हक है, 7 सालों में एंटी करप्शन ब्यूरो सिर्फ 17 में से 2 FIRs का चालान पेश कर सका। सिर्फ 2 FIRs। 3 FIRs की जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन थी वो फाइलें 4-5 सालों से सिविल सेक्रेटेरिएट में देवर गैदरिंग डस्ट, ये लिख कर दिया है एंटी करप्शन ब्यूरो ने। 2 केस इन्होंने क्लोज कर दिए और 10 FIR जो थी विवेक जी जिसे कहते हैं, उनमें यह लिखा गया कि अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। आप ये देख लीजिए, हमारे सामने 2000 जब से ये पर्चे रजिस्टर हुए, हमारे सामने कोलगेट स्कैम भी आया, कॉमनवेल्थ स्कैम भी आया, 2G स्पेक्ट्रम भी आया। उन केसों की इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, सैंक्शंस भी हो गई और ट्रायल भी कंडक्ट हो गए और लोग कुछ बरी हो गए, कुछ को सजा हो गई। लेकिन आपने कभी सुना जम्मू कश्मीर में कि रोशनी लैंड स्कैम में जिसे कहते हैं किसी की को सजा हुई? सजा कैसे होती? अभी 7 सालों से
तफ्तीश चल रही है, इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस, वी कुड नॉट अचीव द रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। ये है स्टेटस रिपोर्टों के जवाब, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ द JNK हाई कोर्ट, जिन्होंने आफ्टर मैराथन हेयरिंग ऑफ दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड द एप्लीकेशन 48 ऑफ 2014 सीकिंग CBI प्रोब, उसको कंसीडर किया। और हमने हाई कोर्ट में यही गुहार लगाई कि ये मामला जो है ये एंटी करप्शन ब्यूरो के बस का नहीं है, और अल्टीमेटली ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द एंटी करप्शन ब्यूरो, हाई कोर्ट वाज प्राइमा फेशियाई कन्विंस्ड कि ये जो रोशनी लैंड स्कैम है ये एंटी करप्शन ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन या उनके बस का रोग नहीं है। विवेक भाई, एक चीज़ मैं आपसे बात थोड़ी सी मैं करना चाहता हूँ। फैसला तो आ गया 9 अक्टूबर को, मामला CBI के पास तो चला गया, बड़ी खुशाइन बात। लेकिन 9 तारीख के बाद जो सिचुएशन इमर्ज हुई हमारी अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, उसके ऊपर थोड़ी सी बात मैं रखना चाहूँगा। ये मेरे पास 64 पेजेस की जजमेंट है ऑनरेबल डिवीजन बेंच की, ठीक है। इस जजमेंट में एनक्रोचमेंट का जिक्र हो सकता है, इस जजमेंट में जिसे कहते हैं कि हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन इस जजमेंट में हिंदू और मुसलमान की कहीं पे बात नहीं। ये मैं आपको बात कहना चाहता हूं। मेरे पास 544 जो टेस्ट चेक केसेस हैं, जिनको अकाउंटेंट जनरल ने 2013 में जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर सरकार के हवाले किया था, इसमें भी कश्मीर के श्रीनगर के बडगाम के 344 केसेस हैं, 344 ऑनवर्ड्स उधमपुर जम्मू से कहते हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के भी हैं। मैं एक चीज़ जो है विद डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहना चाहता हूँ, इट इज़ ए पायस वर्क डन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, and after the marathon hard work from started which in 2011-2014, I think it is not conducive। जिस तरीके से पिछले 5-6 दिनों से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, जिस तरीके से 5-6 दिनों में यह दर्शाया गया और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया, आई थिंक दैट विल बी ए ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, दैट विल बी ए ग्रेव इनजस्टिस टू द पीपल। और अगर हमें बात करनी है, लेट अस से whosoever is guilty, whosoever done wrong, he must be dealt। लेकिन एक पर्टिकुलर समुदाय को जो कि इस टाइम ये महसूस कर रहा है कि हम पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड हैं, उस समुदाय को अटैक करना फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स, मुझे लगता है इट विल बी ग्रेव एंड इट विल बी इन वायलेशन ऑफ द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। अंकुर जी, आपकी तरफ आना चाहूँगा। 2011 में तिरंगा एजेंडा चलाया, उसके बाद 2014 में लगातार प्रयास, और जो जनहित के मुद्दे हैं आप दोनों ही इस वक्त लगे हुए हैं जनता को उनका इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए। क्या कहेंगे रोशनी लैंडस्केप जो इस वक्त बड़ी सुर्खियों में है, और कहीं ना कहीं जो लगातार एनक्रोचमेंट्स का जिक्र यहाँ पर शकील भाई ने किया? सबसे पहले जम्मू कश्मीर के इतिहास का जो सबसे बड़ा भूमि को डाला था 25,000 करोड़ का CAG के आंकड़ों के हिसाब से उसे CBI को सौंपा गया, और दूसरा एक ऐसा कानून जिसका दुरुपयोग करके जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई थी, जो इन द फर्स्ट प्लेस असंवैधानिक था, उसे असंवैधानिक भी डिक्लेयर किया। तो मैं तो सबसे पहले ये मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने यह फैसला जो दिया है वो डेमोक्रेसी की विक्ट्री है। डेमोक्रेसी की विक्ट्री इस तरीके से है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर चाहे कितने भी ताकतवर हो जाएं, वी हैव अ सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि एक आम व्यक्ति खड़ा होकर एक थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के पास जाता है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल ठहराता है। ये हो गई एक बात। यहाँ लैंड एनक्रोचमेंट्स का मसला हैंडल हुआ, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो प्रॉपर नहीं हो रही थी, करप्शन पे हेड ऑन हाई कोर्ट ने वार किया। देखिए, हाई कोर्ट की सुनवाई का स्कोप केवल इतना ही था, क्या आर्टिकल 14 का टेस्ट रोशनी एक्ट पास कर पाता है या नहीं। हाई कोर्ट की सुनवाई का स्कोप इतना ही था कि क्या एंटी करप्शन ब्यूरो जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो फेयर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन कर रही है या नहीं। उसी संदर्भ में हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी जिसमें एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, एक्ट के तहत की गए जितने भी आवंटन थे उन्हें रद्द किया, उसे वॉइड एब इनिशियो कहा गया और इन्वेस्टिगेशन CBI को सौंप दी।
और बहुत बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बहुत बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, विच इंक्लूड पॉलिटिशियंस फ्रॉम जम्मू, पॉलिटिशियंस फ्रॉम कश्मीर, ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS, KAS, KPS सब इसमें शामिल हैं, जिनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन भी होगी। जिस दूसरे पहलू की बात शकील साहब ने भी की कि जिस तरीके से कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि उस जिसे इन्होंने नैरेटिव के तौर पे पेश करने की कोशिश की कि एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है, मुझे लगता है कि दीज आर टू डिफरेंट इश्यूज। हाई कोर्ट का डोमेन, हाई कोर्ट का स्कोप एक था और डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू इज अ डिफरेंट टॉपिक। आइडिया ये था, जिस भी तरीके से डिबेट मीडिया में चल रही है या जो भी संगठन या इनफैक्ट हम भी जो डेमोग्राफिक इन्वेजन के इशू को रेकअप कर रहे हैं या सामने ला रहे हैं, वो तथ्यों पे आधारित है। देखिए, यू हैड अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आपके पास एक चीफ मिनिस्टर थी जिसने 14 फरवरी 2018 का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला जो क्लैंडेस्टिनली सब डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs को भेजा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान जमीन पे कब्जा करता है तो कोई DM, कोई SSP उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। दिस वॉज अ कम्युनल पीस ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसके आधार पर हमने ये कहा कि सरकार की मंशा हिंदू और मुसलमान में द्वेष पैदा करने की है, इसलिए सरकार अपने सेक्युलर ऑफिसेज को, सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके इस तरीके के कम्युनल ऑर्डर्स इशू करती है। दूसरा, यहाँ पे सरकारी सपोर्ट से रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को सेटल किया गया। देखिए, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें, यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, यहाँ पे वाल्मीकि समाज के दलित लोग, यहाँ पे गोरखा समाज के नेपाली लोग जो पिछले 70 वर्षों से यहाँ पे सेकंड क्लास सिटीजन का जीवन यापन कर रहे थे, जब हम ये देखते हैं कि सरकार धर्म के आधार पे एक धर्म को सपोर्ट करती है, इलीगल इमिग्रेंट को भी सपोर्ट करती है, तो एक दिशा आगे बढ़ी, कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हुई। हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट आई, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ही डिवीजन बेंच ही उसकी सुनवाई कर रहा है, उसकी रिपोर्ट आई। हाई कोर्ट ने ये पूछा, एक कमेटी कंस्टिट्यूट करके, जिसमें एक जुडिशियल ऑफिसर ने उस कमेटी को हेड किया, कि जम्मू की रिवर तवी जो दरिया है, इसकी जो रिवर बेड्स और रिवर एम्बैंकमेंट्स हैं या पब्लिक लैंड सराउंडिंग रिवर हैं, आप उसकी एनक्रोचमेंट की लिस्ट ले आई। वो रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 800 के करीब एनक्रोचर्स के नाम, किस खसरा नंबर में उन्होंने एनक्रोचमेंट की है, कितनी की है, अलॉन्ग विद क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, फोटो के साथ कोर्ट में पेश की गई। और मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी अब झिझक नहीं हो रही है, क्योंकि अब कैलकुलेटेड द डेटा, 800 में से 790 प्लस आर एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स। और ये मैं मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उन ताकतों को टारगेट कर रहा हूं, स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज में, स्टेट इंस्टीट्यूशंस में बैठे वो चीफ मिनिस्टर्स, वो ब्यूरोक्रेट्स, उन जिहादिस्ट और इस्लामिस्ट एलिमेंट्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं, जिन्होंने ये अलाउ किया ताकि सिचुएशन यहां तक पहुंचे, कोर्ट रिकॉर्ड मंगवाए, और जब पब्लिक डोमेन ये चीजें आए तो फिर हिंदू और मुसलमान में द्वेष पैदा हो। जो मंशा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक इन्वेजन को अपोज करने की है। कोई भी मुसलमान जम्मू में हेल्थ नीड्स के कारण आके शिफ्ट होता है, अच्छी एजुकेशन के कारण आके शिफ्ट होता है, अपनी मेहनत की कमाई हुई के पैसे से, आमदनी से जमीन खरीदता बैठता रहता है, वी हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन जब स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कानून बना के, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करके, जब एक धर्म विशेष के लोगों को डेमोग्राफी चेंज करने के लिए इस्तेमाल करेंगी, तो मुझे लगता है कि एक सेक्युलर मुसलमान की ये पहले जिम्मेवारी है कि उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए। आप मुझे बताइए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के इतिहास में जिस समय हम 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के खिलाफ लड़ रहे थे, जो मुसलमानों को गौहत्या करने की लीगल इम्यूनिटी देता था, बवाइन स्मगलिंग करने की लीगल इम्यूनिटी देता था, जम्मू में फॉरेस्ट लैंड, स्टेट लैंड को एनक्रोच करने की, और अधिकारियों को निर्देश देता था कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी एनकरेजमेंट टू मुस्लिम्स बाय द चीफ मिनिस्टर टू एनक्रोच लैंड्स, उसको अपोज करने के लिए कितने लोग यहाँ पे खड़े हुए, उसके विरोध में कितने स्वर जो हैं वो ऊंचे हुए। जिस समय यहाँ पे रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को एक ऑर्गेनाइज तरीके से सेटल किया जा रहा था, उन्हें नौकरियों में घुसाया जा रहा था, उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, एक सुनियोजित ढंग से उन ताकतों के द्वारा जो हिंदू मुस्लिम करना चाहती हैं, उस प्रोसेस को अपोज करने में कौन लोग खड़े हुए। तो ऑब्वियसली जब हम स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक इन्वेजन या चेंज की बात कर रहे हैं, उस स्कोप का हाई कोर्ट के इस केस से कोई लेना देना नहीं है। हाई कोर्ट ने एक पहलू पे अपना फैसला दिया, जो पहलू किसी ना किसी तरीके से डेमोग्राफिक इन्वेजन जो प्लान्ड है, ISI बैक्ड है, यहाँ की इस्लामिस्ट पार्टीज, खासकर कश्मीर बेस्ड इस्लामिक पार्टीज की जम्मू में हिंदू मुस्लिम का द्वेष किया जाए और पोलराइजेशन करके कश्मीर के फेवर में जम्मू के मुस्लिम से वोट करवाए जाए, उनकी ये साजिश रही। और उस साजिश को अपोज करना, ये इनफैक्ट मतलब ये जो पहलू था रोशनी कानून का भी उसमें इस्तेमाल किया गया। तो हमने कहा कि लेजिस्लेटिव तरीके से कानून बना के,
एग्जीक्यूटिव तरीके से ऑर्डर्स पास करके और अनअबेटेड एक धर्म विशेष को इम्यूनिटी देके कि आप यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड्स भी कवर कर लीजिए, यहाँ पे स्टेट लैंड्स भी कवर कर लीजिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ पे रिवर बेड्स भी कवर कर लीजिए, जो डेटा है। और आप ये बठिंडी सिदड़ा का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, एक्सक्लूसिव मुस्लिम सेटलमेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे, एक ईंट आप फॉरेस्ट की जमीन पे लगाएं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आपने यहाँ पे, हमने पिछले 4-5 महीने पहले एक्सपोज किया, यहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर्स रिटायर्ड कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली मुस्लिम कॉलोनीज, एडवर्टीजमेंट्स देके। यहाँ पे ये सारी चीजें सामने आई। वी आर अपोजिंग दैट प्रोसेस विच इज अटेम्प्टिंग टू क्रिएट अ डिवाइड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ जम्मू, जिनका इतिहास बहुत बढ़िया रहा है पिछले 70 साल का। और अगर सेकुलर मुसलमान इन मैकिनेशंस को अपोज करने के लिए खड़ा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि सिचुएशन और वर्सन होगी। गलत को गलत कहेंगे तो गलत रुकेगा। अगर उस पर पर्दे डालेंगे और स्टैटिस्टिक्स के द्वारा पर्दे डालेंगे तो आई डोंट थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन। हमें कश्मीर की हेजेमोनिक जिहादी ताकतों को, जो एंटी नेशनल हैं, एंटी मुस्लिम भी हैं, उन्हें अपोज करना है, उन्हें अपोज करने के लिए खड़ा होना है। और मैं अंततः फिर ये कह दूं, हाई कोर्ट ने केवल एक पहलू को टच किया है, रोशनी कानून, डेमोग्राफिक इन्वेजन का जो लेजिस्लेटिव टूल था, और डेमोग्राफिक इन्वेजन के कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट में करप्शन के एंगल को लेके आर्टिकल 14 का जो टेस्ट है फॉर चेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट, उसको लेके सुनवाई हुई। सो ऑब्वियसली यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इन हाई कोर्ट जजमेंट। और वो हाई कोर्ट का, ये जुडिशरी का डोमेन या स्कोप भी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये एक डेमोग्राफिक इन्वेजन का जो इश्यू है, ये एक वैचारिक दृष्टिकोण से इसके ऊपर चर्चा हो रही है, जिसे एनकरेज किया जाना चाहिए। और जिन लोगों ने ऐसे कानून बनाए, महबूबा मुफ्ती जैसे चीफ मिनिस्टर, जो इलीगल कम्युनल पीसेस ऑफ लेजिस्लेशंस करवाए, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हिंदू और मुसलमान को खड़े होकर उन्हें अपोज करना चाहिए। रोशनी एक्ट की बात करें, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम कन्फाइन करें रोशनी एक्ट को लेकर और लैंड स्कैम जो चल रहा था आपकी नज़र में, क्योंकि आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना लैंडमार्क डिसीजन हाई कोर्ट की तरफ से इंक्वायरी जो है, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को देने का? ये ऐतिहासिक फैसला है, मैं मानता हूँ। कुछ दिन पहले मैं कहीं बात कर रहा था, मैं मानता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर की जूरिस्प्रूडेंस का हिस्ट्री है, उसमें शायद ही ऐसा कभी हुआ है कि ये कहा गया हो कि जो हुआ है वो एब इनिशियो गलत था। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जब इस पर कैबिनेट में विचार हुआ था, वो विचार भी एक गलत चीज पर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज पर हुआ था। The cabinet was discussing an unconstitutional issue in the cabinet with the help of the instrumentalities of the legal institutions. ये है उसका मतलब एब इनिशियो का। और एब इनिशियो का दूसरा क्या मतलब है? उसका एक और मतलब है, बीच रास्ते में कोई ये नहीं कह सकता कि चूंकि अभी तक ये फैसला नहीं आया, अब आया है, अब ये गलत है तो बीच में ठीक था। ये बीच वाली जो सिचुएशन, जिसका उमूमन जो कल्प्रिट होता है वो फायदा लेने की कोशिश करता है। दिस इज वंडरफुल कि इतना बड़ा जजमेंट और इतने बड़े इंटेंट के साथ, दिस रिफ्लेक्ट्स द इंटेंट ऑफ द पीपल हु वर इन्वॉल्वड इन इट, कि उनका अच्छा इंटेंट कितना था और उन्होंने कितने अच्छे ढंग से माननीय उच्च न्यायालय को कन्विंस किया है कि ये मामला आज का गलत नहीं है, ये मामला उसी दिन गलत था जब रेजोल्यूशन कैबिनेट में लाया गया था, उसके बाद में कैबिनेट में डिसीजन हुआ था, उसके बाद में फिर असेंबली में आया था और उसके बाद में पब्लिक डोमेन में आया था। यानी पहले दिन से ही, जिस दिन ये सोच डेवलप हुई, ये गलत था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। सबसे पहले तो ये एक सुनहरे लफ्जों में लिखने वाला ऐतिहासिक सच है और तथ्य है। दैट इज पार्ट 1। पार्ट 2, देखिए कुछ सालों से मैं एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार में थोड़ा सा मेरा इंटरेक्शन रहा है, तो उसके कुछ फायदे भी आए हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आदमी को कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। जैसे किसी ने कहा है दैट लाइफ इज अ लॉन्ग स्पेल ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग। अब लर्न क्या किया, अनलर्न क्या किया? अनलर्न ये किया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और लर्न क्या किया? लर्न ये किया कि काफी कुछ ठीक करने की जरूरत है। यहां पर हर फैसले के पीछे, जितने भी जम्मू कश्मीर में फैसले हुए हैं, ये ऐतिहासिक तथ्य भी है और ये लेजिस्लेटिव तथ्य भी है। एक कम्युनल बायस हमेशा रहा है। अब ये फॉर्चुनेट है कि अनफॉर्चुनेट है, वो लोगों पर छोड़ देते हैं
इट्स नॉट गुड कि मैं उस पर कोई कमेंट करूं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो भी यहां पर फैसले हुए लगातार 1947 से लेकर के आज तक, इनमें से पेशतर फैसले जो हुए हैं उनके पीछे जो इंटेंट होता था, जो मकसद होता था, जो मोटिव होता था, वो हमेशा कम्युनल हुआ करता था। देखिए, एक बार जैसे ये फैसला आया है, इसी तरह का पहले भी एक फैसला आया था, मैं 70s की बात कर रहा हूं, वो टीचर्स के मामले में था। टीचर्स के मामले में यह कहा गया था कि जो सीनियरिटी लिस्ट है उसके हिसाब से अब प्रमोशन नहीं होगी। दिस वॉज ए डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट एट दैट टाइम ड्यूरिंग 60s। उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट डिसएग्रीड विद द नोशन कि जो ये सीनियरिटी होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज द सीनियरिटी। सीनियरिटी एक ऐसी, आप मेरिट चेंज कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हैं, आप किसी की ड्यूटीज चेंज कर सकते हैं, उसको डेपुटेशन पर कहीं ले जा सकते हैं, फिर वहां की सीनियरिटी ला करके उसको यहां पर 4 साल अलावा नहीं कर सकते। वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन उस वक्त दिया था, और वो डिसीजन क्या था? वो डिसीजन ये था कि चूंकि ये जो फैसला लिया गया है, इसमें सीनियरिटी में हिंदू लोग ऊपर थे सीनियरिटी में और मुस्लिम्स नीचे थे। आपने क्या किया था? सीनियरिटी को एक तरफ रख करके आपने मुस्लिम्स को जो है ऊपर लाया था, जिससे उनके प्रमोशनल चांसेस बढ़ सकते थे। एंड दे क्वेश्चन, और उस पर भी यहां की सरकार ने क्या किया, बजाय इसके कि ऑर्डर जो था जैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए था वैसे ही करते, उन्होंने वैसे नहीं किया। उन्होंने क्या किया? जिनको नुकसान पहुंचा था उन्होंने उनकी रिहैबिलिटेशन कर दी, ऑर्डर चेंज नहीं किया, रिहैबिलिटेशन कर दी। अच्छा भाई, आपने क्या बनना था? आपने प्रिंसिपल बनना था, चलिए आप प्रिंसिपल बन गए, चलो ठीक है। लेकिन जो पहले ही उसकी जगह पर प्रिंसिपल बनना था उसको हटाया नहीं उन्होंने। ही वॉज नॉट डिसलोकेटेड। यहां पर हर चीज का ये मेरी इंटरेक्शन जो है सरकार के बीच में, चाहे कोई भी सरकार हो, उसमें कोई ऐसा नहीं। एक चीज में हमारी स्टेट बड़ी सेकुलर रही है, वो क्या है? फैसले लेने में और करप्शन में। यहां पर ये सेकुलरिज्म जो है वो बड़ा अच्छा, उसका बहुत ही अच्छी वो एक हिस्ट्री शीट जो है उसका, वो ये है कि अगर करप्शन है तो उसमें आप देखेंगे हर प्रकार के लोग उस करप्शन में हैं और मिली भगत से हैं और आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करके हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें आप थोड़ा बहुत कम भी ले लेते हैं तो वो गुजारा हो जाता है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में फिर आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है। ये मैंने बड़े करीब से देखा है। अब ये स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां पर, मुझे माफ करिए, शायद ही कोई इंस्टीट्यूशन बचा है करप्शन से। और अगर करप्शन का सबसे बड़ा हमने कोई मिसाल देखनी है, वो रोशनी एक्ट है। रोशनी एक्ट इज फंडामेंटली ए करप्ट डील टू मेक बेनिफिट टू रीच द पीपल हु डू नॉट डिजर्व इट और हु डिजर्व इट, बट दे आर नॉट बीइंग गिवन, सम सेपरेट ग्रुप्स आर बीइंग गिवन। किसी ने मुझे कहा कि जो सरकार ने किया है उसमें मुसलमानों का काफी फायदा आया है। मैंने कहा एक मिनट रुकिए आप। मैंने कहा पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि ये वो मुसलमान कौन से हैं। आइए ठीक है, आपने मुसलमानों का फायदा किया है, पहले ये देखते हैं मुसलमान कौन से हैं। वो मुसलमान जो हैं, जो इस सब में हैं, वो सब इन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, एक नाइला खान करके है इसकी पोती शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, वो अमेरिका में सेटल्ड है, उसको भी यहां पर इसमें एडजस्टमेंट मिली है। जिसने कोई 50 साल, जिसने 40 साल पहले देश छोड़ दिया, उसकी भी एडजस्टमेंट इसमें हुई है। और कमाल की बात यह है, जो लॉ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी पीछे नहीं रहे हैं। जिन्होंने मोरालिटी का एक मतलब मिसाल सामने, उदाहरण सामने रखना चाहिए था, उन्होंने भी इसमें आराम से अपने हाथ धो लिए हैं। मतलब बहती गंगा है, चलो हम भी हाथ धो लेते हैं। यहां पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहना चाहूंगा। देखिए, इसको कम्युनल एंगल से बिल्कुल ना देखा जाए। रोशनी एक्ट का इशू जो है वो बेसिकली इशू है, बेसिक इशू क्या है, इंटेंट क्या है, वो बाद में देख लेते हैं। इंटेंट वही है, कम्युनल इंटेंट है, लेकिन जैज एज इट इज, जिसे कहते हैं प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई ये है, इट इज एन इशू जिसमें हमने किसी प्रकार से कोई रिलीजियस इशू बीच में नहीं लाना चाहिए।
और यहाँ ये देखना चाहिए, और पार्टी इशू भी नहीं लाना चाहिए, भाई ये इस पार्टी का इसलिए थोड़ा सा पीछे रख लो, ये इस पार्टी का इसको पीछे रख लो, नहीं, whosoever is involved। मैंने कल ही एक स्टेटमेंट दिया है, आज मैं रिपीट करता हूँ, ये जितने भी गुप्कार सर्कस के लोग जमा हो गए हैं वहां पर, उन्होंने वो एजेंडा बनाया, उसमें एजेंडा में उन्होंने एक चीज और रखनी चाहिए, दैट वी डिक्लेयर टू अनाउंस ऑल दोज हु हैव टेकन बेनिफिट अंडर रोशनी एक्ट। ये वो बताए उसमें कौन कौन से इनके लोग थे, जिससे कि लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी और जो एक जवाबदेही का विषय है वो सामने आ जाएगा। बाय एंड लार्ज people, particularly from politics, from the bureaucracy and from the administration, by and large, so far as this Roshni Act is concerned, they have failed the state। ये पिछले 20 साल का एक ऐसा कारनामा है और ऐसी हिस्ट्री है जिसके लिए एक एक व्यक्ति को शर्मसार होना चाहिए कि क्या 20 लाख कनाल जमीन चंद मुट्ठी के लोग, चंद मुट्ठी भर लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं और 1 करोड़ और 25 लाख लोग चुप करके बैठते हैं। यह कमाल की बात है। 20 लाख कनाल कोई लेकर के जाता, आपका सब कुछ कोई लेकर के जाता है और आप आराम से चुप करके बैठे। दिस लैंड बिलोंग्स टू अस। मैं इसलिए इन दोनों वकील साहिबान का, पहली बात तो ये, दूसरा ऑनरेबल हाई कोर्ट का, और तीसरा उन सब लोगों का जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है, कंस्ट्रक्टिव योगदान, पॉजिटिव योगदान दिया है, उनका साधुवाद करता हूं और यह समझता हूं दैट व्हाट दे हैव गिवन विल बी रिटन इन गोल्डन लेटर्स एंड इट विल इंस्पायर जनरेशंस टू कम। सो फार एज इश्यूज ऑफ कम्युनल बायस, रॉन्ग डिसीजंस एंड करप्शन इज कंसर्न, ये उनके लिए सबक होगा कि आपने आगे कैसे क्या करना होगा। और दूसरी बात, ये जो राजनीति में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में लोग होते हैं, ये सोचते हैं मेरा दिन तो निकल गया, अब कम से कम वो ये सोचे वो दिन तो निकल गया, लेकिन जो कल का आने वाला दिन है उस पे उसका अधिकार नहीं होगा। आज के दिन पे उसका अधिकार है बिकॉज ही इज देयर इन द पावर, लेकिन कल क्या होगा उसके लिए कोई गारंटी उसको नहीं होगी। जो मुहाफिज थे, चाहे हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, जो लोगों के मुहाफिज थे, उनके राइट्स की हिफाजत करने वाले थे, जब वो राइट्स में ही लोगों के डाका डालेंगे तो तस्वीर सामने आएगी। यहाँ पर अश्विनी जी ने कई चीज़ों का खुलासा किया। अब क्या एक उम्मीद की किरण खासकर सीबीआई इंक्वायरी से जागी है? जहाँ तक तो सीबीआई का ताल्लुक है, जी, सीबीआई भी कोई जिसे कहते हैं कि उनके पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको याद होगा कि सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इट्स ए केज्ड पैरेट, और सीबीआई कितनी निष्पक्ष है और इंडिपेंडेंट है आपको सब मालूम है। सीबीआई तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रही है हिलाल राथर के खिलाफ और साथ में चौधरी लाल सिंह के खिलाफ, लेकिन सीबीआई को डॉक्टर निर्मल सिंह का जो अवैध मकान है वो नज़र नहीं आ रहा, वहाँ आंखें बंद हैं सीबीआई की। मैं बात साफ करता हूँ, देखिए सीधी बात में तो सीधी बात होनी चाहिए, ठीक है। डिफेंस की जो आउटर वॉल है उसके 8000 यार्ड्स में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर आर्मी ने लिख के दिया है कि 568 मीटर्स के अंदर अंदर ये कंस्ट्रक्शन है। 2016 से लेकर 2020 तक 25 कम्युनिकेशंस इंडियन आर्मी ने लिखे जम्मू कश्मीर की सरकार को कि जनाब इस अवैध कंस्ट्रक्शन को रुकवाइए, कोई एक्शन नहीं। चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा, आईजीपी साहब को लिखा, एसएसपी को लिखा, डीसी जम्मू को लिखा, लेकिन कोई एक्शन नहीं। लेकिन पर कंट्रा आप देखिए सीबीआई कितना तेज काम कर रही है हिलाल राथर के खिलाफ। आप देखिए 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, हिलाल राथर की जमानत नहीं हो रही। टूथ एंड नेल द गवर्नमेंट एंड सीबीआई इज अपोजिंग। और हमें खुशी है इस बात की कि रूल ऑफ लॉ अप्लाई हो रहा है। हमें खुशी है इस बात की कि आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट कठुआ, जो मैडम कांता अंडोत्रा जिसकी चेयरपर्सन है चौधरी लाल सिंह की वाइफ, वहां पे भी रूल ऑफ लॉ का बलडोजर चल रहा है। हमें बहुत खुशी है। आप कहते हैं सीबीआई निष्पक्ष है, तो मैंने कहा जरा बता तो दें जरा कि सीबीआई का जो रूल ऑफ लॉ है, जो सीबीआई का कानून है, वो जरा पंजगराई में या गांव बन में भी तो चलना चाहिए। अब मैं आऊंगा दूसरी बात पे।
सबसे खुशाइन बात यह है, आपने पूछा कि होगा क्या, क्या सीबीआई कैसा काम करेगी? सीबीआई को यहां काम करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने मॉनिटरिंग अपने पास रखी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हर 8 हफ्ते के बाद जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो डिवीजन बेंच में सबमिट करनी पड़ेगी। तो मजबूरी है, अदरवाइज ये कहना और ये सर्टिफिकेट दे देना सीबीआई को कि सीबीआई विल एक्ट फेयरली, तो हवा के साथ ही चलते हैं ये एजेंसीज। ये मैं आपको साफ बात बताना चाहता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये शेख शकील ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट सेड इट्स ए केज्ड पैरेट। ठीक है। और दूसरी बात, मेरे फाजल दोस्त, मेरे छोटे भाई, बहुत अजीज है मुझे, अंकुर जी, इज अ वेरी गुड स्पीकर, ही हैज़ वेरी गुड आइडियाज़। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूं, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है किसी चीज़ का। जम्मू मुस्लिम्स आर पॉलिटिकली आर्फन्स, आई एम टेलिंग यू। मैं एक बार नहीं कहा, मैंने 10 बार कहा, जम्मू के तमाम लीडर्स के सामने कहा और कश्मीर की लीडरशिप के सामने भी कहा कि जम्मू का मुसलमान यतीम है, उसको कितना मारना है। 1947 में नवंबर में जम्मू के मुसलमान का क्या हाल हुआ, 2 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए जम्मू की गलियों में। ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए विवेक भाई, मेरे सामने मेरे फाजल दोस्त, मेरे बड़े भाई चिरंगू साहब बैठे हैं। 88-89 में कश्मीर में अकलियत के साथ क्या हुआ, मुझे पूरी सॉलिडेरिटी है, क्योंकि मैं भी जम्मू में माइनॉरिटी में। आज क्या फैसिलिटीज, क्या रिहैबिलिटेशन मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को दी गई? क्या 47 के बाद किसी ने हमारा कंधा थपथपाया? किसी ने यह कहा कि जम्मू के मुस्लिम्स के लिए भी कोई टाउनशिप होगा? हालांकि हुकूमत किसने की यहां पे? हमारा कोई नहीं बना यहां पे। लेकिन गुजरनगर, बठिंडी, सुंजवा, ये अब इंटरनेशनल नक्शे के ऊपर है। कहते हैं कि आईएसआई की साजिश थी यहां पे मुसलमान बसाने की। आप मुझे एक चीज बताइए, जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं अंकुर भाई कि जो तवी में है 788, उसमें बताइए कितने मिनिस्टर हैं, उसमें बताइए कितने ब्यूरोक्रेट हैं? ये कौन है वो लोग जो तवी के किनारों में बैठे हैं? ये तमाम गुज्जर और बकरवाल हैं। ये मेरे नोमैड्स, मेरे भाई हैं, कोई 5 मरले, कोई 6 मरले अपनी बहन से लेकर। उनको कहां छोड़ना हमने? क्या वो जम्मू कश्मीर के नहीं है बाशिंदे? क्या जम्मू कश्मीर सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं उनको रिहैबिलिटेट करने की? आप मुझे चीज बताइए। दे आर चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड, उनका कोई नुमाइंदा नहीं, उनके नुमाइंदे बोलते नहीं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप एक वो कूची होती है ना सफेदी करने वाली, उसके साथ आप सभी को पेंट नहीं कर सकते कि सभी चोर हैं। लोगों की मजबूरियां हैं। कोई हमारे रेस्क्यू में नहीं आया, कोई बताए कि जम्मू मुस्लिम्स के लिए कोई कॉलोनी, कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज, कोई कैटेगरी। और आप इसके बरक्स देखिए, जुल्म हुआ, अपने घर छोड़ने पड़े हमारे भाइयों को कश्मीर से। आप देखिए क्या हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में क्या एडमिशंस या कंसेशंस नहीं है मेरे भाइयों के लिए? आप मुझे बताइए क्या प्राइम मिनिस्टर का पैकेज नहीं है, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज नहीं है मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए? और जम्मू के 3 लोकेलिटीज जिसे कहते हैं। और एक मजेदार बात, आपसे कुछ तथ्य शेयर करना चाहता हूं। बड़ा कुछ कहा गया कि मुस्लिम्स खा गए, मुस्लिम्स बेनिफिशरीज। मैं सिर्फ जम्मू प्रोविंस का आंकड़ा और जम्मू डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा जो है ना, ये मैं शेयर करना चाहता हूं ताकि लोगों को मालूम तो हो। बड़े बड़े नाम लिए गए, द्राबू साहब का नाम लिया गया, नायला खान का नाम लिया गया। गलत है, गलत को मैं कभी नहीं कहूंगा वो ठीक है, लेकिन जरा ये भी आंकड़े मुझे इजाजत दी जाए पढ़ने की। ये डिविजनल कमिश्नर जम्मू के आंकड़े हैं। जम्मू के कठुआ में जो रोशनी की जमीन रेगुलराइज हुई है 10,023 कनाल, 10,023 कनाल कठुआ में रेगुलराइज हुई है। सांबा में 2,537 कनाल जमीन रेगुलराइज हुई है। जम्मू जिले में 44,912 कनाल जमीन जो है वो रोशनी के तहत रेगुलराइज हुई है। उधमपुर जिला 10,674 कनाल रेगुलराइज हुई है।
रियासी में 13,380 कनाल रेगुलराइज हुई है, रामबन में 18,383 कनाल, डोडा में 35,425, किश्तवाड़ में 10,048, राजौरी में 6,529, पुंछ में 6,597। ये टोटल ज़मीन जो जम्मू खिते में जो रोशनी के तहत रेगुलराइज हुई है 1,58,512 कनाल। और अब हम क्योंकि आमने सामने आ गए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जो मैंने आपको कहा जो पिछले 10 दिन से चल रहा है। तो मैंने भी कोशिश की ज़रा मालूम करूं कि जम्मू ज़िले में ये जो 44,912 कनाल है, इसमें ज़रा हिंदू कितने हैं और मुस्लिम कितने हैं, ये भी आप जनता को आप, क्योंकि जब हम हिंदू मुस्लिम पे आ ही गए हैं, तो जब मैंने आंकड़े मालूम किए तो पता चला कि 44,912 कनाल में से 1180 कनाल जम्मू ज़िले में मुस्लिम्स ने जो ज़मीन है वो रेगुलराइज हुई है। तो हम लोग जिस तरह से बाल्ड एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट स्ट्रैटेजी थी यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज करना। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अंकुर जी हीरानगर कठुआ से जम्मू आए, मैं रामनगर से आया हूँ, चिरंगू साहब कश्मीर से आए हैं, इसी तरह मेरे भाई जो हैं कोई बिलावर से है, कोई किश्तवाड़ से आता है यहाँ पर, से कहते हैं क्योंकि जम्मू एक दारुल खिलाफा है, जम्मू कैपिटल सिटी है। और सही कहा अंकुर जी ने कि यहाँ पे हमने अपने बच्चों की आला तालीम के लिए आते हैं। हमारे रामनगर में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बसंतगढ़ से रामनगर तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि उनकी रसाई बसंतगढ़ से या डुड्डू से रामनगर तक की है। लेकिन जिनकी रसाई कठुआ से, रामनगर से, बसोली से जम्मू तक की है, वो यहाँ तक आते हैं। और विवेक भाई, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिस शख्स की जितनी इकोनॉमिक कैपेसिटी है वो उसी हिसाब से सेटल होता है। हर एक आदमी त्रिकुटा नगर, छन्नी या रूपनगर में नहीं रह सकता, से कहते हैं। जो एक छोटा सा मुलाजिम है, किसी दुकान में सेलमैन है, उससे हम तवक्को नहीं कर सकते वो किसी अप्रूव्ड कॉलोनी में घर बनाएगा। इसी तरह सभी लोगों ने इसी तरह घर बनाए अपनी कैपेसिटी से, लेकिन उसको हमने इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया पिछले 2-4 सालों से। और ये लोग जिनके बारे में बात की गई कि मैडम ने एक आर्डर पास किया था कि मुस्लिम्स जहां मर्जी बैठे, जहां मर्जी कब्जा करे, 2014 का, मुझे मालूम है अंकुर जी ने उसको क्वेश्चन किया था, दैट वाज विद रिगार्ड टू नोमैड्स। क्योंकि ये अब ऐसी स्टेट है जिसमें हर एक जंगल के बाहर चौधरी लाल सिंह ने तार लगा दी कि कोई गुज्जर जो है वो अपना जानवर लेकर जंगल में दाखिल नहीं हो सकते। क्या गुज्जरों का कोई कल्चर नहीं है? क्या गुज्जर नेशनलिस्ट नहीं है? क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है अपना कल्चर संभालना? क्या उनका विरसा नहीं है? लेकिन आप देख लीजिए जम्मू शहर में, नगरोटा में देख लीजिए, आप पाइन तीर्थ से शुरू हो जाइए, लाल सिंह जी ने हर एक जंगल के बाहर तार लगा दी। अच्छी बात है, आप फॉरेस्ट लैंड को प्रिजर्व कीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ के पैनलिस्ट से भी और लोगों से भी, फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट भारतीय पार्लियामेंट ने क्यों बनाया? कि जो लोग फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप जाइए मध्य प्रदेश में, वहां के जो ट्राइबल्स हैं, आप उनको जंगलों से नहीं निकाल सकते। दे हैव ए राइट, उनका अपना एक कल्चर है। आप देखिए नागे होते हैं, वो नंगे रहते हैं, वो उनका कल्चर है, और कानून भी उसको उसकी एक प्रोटेक्शन देता है। मैं बार बार एक चीज़ आपको कहता हूँ, जम्मू जो है, जम्मू एक प्लूरल सोसाइटी है, जम्मू में हम सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। लेकिन जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता ये जो माहौल अगर जारी रहा, से कहते हैं, ये जो डिवाइड और ये जो हेट पॉलिटिक्स अगर हमने इसको इसी तरह प्रमोट किया, हिंदू मुस्लिम, मैं बार बार कहता हूँ, कई अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा, और मैं अपने छोटे भाई को भी ये कहूँगा, लेट्स डू पॉलिटिक्स ऑन एजुकेशन, लेट्स डू पॉलिटिक्स ऑन रोड्स, लेट्स डू पॉलिटिक्स for having a oxygen plant in medical college Jammu. Let's have politics for taking education to the doorsteps, for taking judiciary to the doorsteps, for having good quality PMGSY roads. लेकिन हम उसके ऊपर सियासत नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने भी जजमेंट को एक्सप्लेन किया, मैं ये बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट ने भी इसको समझते हुए जजमेंट में ही काफ़ी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि सीबीआई निष्पक्ष तरीके से और समयबद्ध तरीके से अपनी जांच करे।
सबसे पहले जो हाई कोर्ट ने प्रोसीजरल सेफगार्ड्स के नाम पे बहुत बढ़िया चीज़ इस जजमेंट में की है, वो ये कहा है कि चीफ सेक्रेटरी पर्सनल कैपेसिटी में बाध्य होंगे ये सुनिश्चित करने में कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। दूसरा, रोशनी इन्वेस्टिगेशन की स्कैम में डिप्टी कमिश्नर्स और डिविजनल कमिश्नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। इनको लेके कैटेगोरिकली एक पैराग्राफ एट्रीब्यूट किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी डीसी या कोई भी डिवकॉम ये पकड़ा गया कागज़ छुपाते हुए, ट्रांसलेशन मांगी तो एक हफ्ते में ट्रांसलेशन ना देते हुए, चोरी चकारी करते हुए, जिस तरीके की घटिया हरकतें और करप्शन के कारण ये सब लोग करते हैं इस कैटेगरी के लोग, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी और ये माना जाएगा कि ही इज़ प्राइमा फेशियली गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके अलावा सीबीआई की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए भी सीबीआई को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप 8 हफ्ते के बाद अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश करेंगे। तो मुझे लगता है कि तमाम सेफगार्ड्स के चलते, और इनफैक्ट हमें भी पिटिशनर्स, एडवोकेट, इन्हें हमें भी कहा गया है कि आपको भी जो लोग दिखते हैं, जो मटेरियल आपके पोजेशन में है, तो मान लीजिए सीबीआई किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आके किसी को छोड़ने की कोशिश करती है, किसी पे थोड़ा ढिलाई बरतने की कोशिश करती है, तो वी कैन स्टेप इन एंड टेल द सीबीआई कि दिस इज द मटेरियल दैट इज अगेंस्ट हिम। तो वो लिबर्टी कोर्ट ने हमें दी है। हम देखें तो दिस इज हाउ CBI's investigation is a controlled investigation. It is being monitored by the High Court. Very मतलब certain procedural safeguards have been issued कि CBI चाहे भी तो एक सीमा से बाहर नहीं जा सकती, और इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है जिस तरीके की जजमेंट है, जिस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशंस ने प्रूव किया है कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कितना भी पावरफुल हो जाए उसको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें सामने आए कि आई हैव नो रीज़न टू बिलीव कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन समयबद्ध तरीके में नहीं होगी। जहाँ दिक्कतें आएंगी वहाँ पे विल स्टेप इन, वहाँ पे कोर्ट्स विल स्टेप इन। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव नोट पे इसे देखा जाना चाहिए, और करप्शन के ऊपर बहुत बड़ा आघात, लैंड एनक्रोचमेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा आघात ये जजमेंट है, और मुझे लगता है कि इस जजमेंट की चर्चा जो है उसी परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए। जहाँ तक अगेन वी कैन हैव अ डिफरेंट प्रोग्राम ऑन दैट। जहाँ तक प्लान्ड डेमोग्राफिक इन्वेजन की बात है, मुसलमानों की साजिश नहीं है, ये मुस्लिम राजनीति करने वालों की साजिश है। देखिए, जम्मू कश्मीर एक जियोपॉलिटिकल एरिना है। यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स में पिछले 70 साल के इतिहास में यू हैव सो मेनी प्लेयर्स। ये तो एक कहावत है कि कश्मीर में कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया का जिसकी एजेंसी काम नहीं कर रही है। सो हमें उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि क्या राजनीतिक षड्यंत्र किए जाते हैं जिसके कारण हिंदू मुसलमान में द्वेष पैदा होता है। उन राजनीतिक षड्यंत्रों को अपोज करना हमारी जिम्मेवारी है, ना कि साइड्स लेना। जहाँ पे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एक प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में, इससे तो कोई दो राय नहीं रखता, क्योंकि कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज तो ये कहती हैं कि 370 इसलिए मेंटेन करके रखना है ताकि मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द स्टेट मेंटेन करके रखा जाए, विच मीन्स इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप पावर और सत्ता हमेशा मुसलमान के पास रहे। इस आइडिया को अपोज करना एक सेक्युलर मुसलमान, एक सेक्युलर हिंदू की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन मैकिनेशंस को अपोज करना, 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर को अपोज करना, जिसमें अपार्ट फ्रॉम लैंड एनक्रोचमेंट, काउ स्लॉटर और बवाइन स्मगलिंग पे भी लीगल इम्यूनिटी एक धर्म विशेष के लोगों को दी गई थी, उनको अपोज करने से समाज में समरसता आएगी, समाज में लोग इकट्ठे होंगे। हिंदू मुसलमान मिलकर जब इन चीज़ों के खिलाफ लड़ेंगे तो एक विश्वास बहाली हिंदू और मुसलमान में होगी। हिंदू मुसलमान करना राजनीतिक षड्यंत्रों का हिस्सा है, और मैंने तो डेटा के हिसाब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के आधार पे ये सामने चीज़ें रखी। लेट्स अपोज दीज थिंग्स एंड लेट्स हैव अ फ्यूचर जो बड़ी समरसता का फ्यूचर हो, जिससे नेशन बिल्डिंग भी होगी। और जहाँ तक एजुकेशन की, जुडिशरी की, हेल्थ की राजनीति करने की बात कही, ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप कम्युनलिज्म को भी अपोज करें, तो कम्युनलिज्म को भी अपोज करेंगे, फैनेटिसिज्म को भी अपोज करेंगे, एजुकेशन की भी राजनीति करेंगे, हेल्थ की भी राजनीति करेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत और जम्मू कश्मीर एक सुदृढ़ डेमोक्रेसी बन के आए। और ये जो कलेक्टिव फाइट हमारी रही, जो 2011 से इनकी कंट्रीब्यूशन रही करप्शन और लैंड एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट, उसी का तो ये रिजल्ट है कि आज डेमोक्रेसी की विक्ट्री हुई है। आज एक थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है जिसने एक ब्रूट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के घुटने टिकवा के ये साबित कर दिया कि इंडियन डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक सफल कॉन्सेप्ट। उन्होंने एक मोटिव से वो किया है, और जम्मू कश्मीर उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि आप राजनीति में सांप्रदायिकता को कैसे उसका गोलमाल करके, उसके साथ में मिलावट करके आप अपने आप को सत्ता में बराबर बिठाए रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर उसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, जहां पर कम्युनल पॉलिटिक्स बेसिकली इसलिए किया गया कि हमने सत्ता में बराबर रहना है, और उसके लिए मैं किसी लाग लपेट के बगैर ये कहना चाहूँगा कि जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पेशतर तो उन्होंने ये सारा किया। अब दिल्ली में किसने किया वो यहाँ पर इशू नहीं है,
लेकिन जम्मू कश्मीर में जिन्होंने किया वो आया है, सामने है, और हम वो देख रहे हैं, पिछले 70 साल से देख रहे हैं। उन्हीं की ये करतूत है, चूंकि उनका इंटेंट पहले से ये है कि वो सत्ता में रहे, इसलिए सत्ता की भागीदारी और सत्ता के फायदे जितने हैं वो उनको कैसे मिलते रहें, और जिससे कि वो सत्ता में बराबर उनका जो वहां पर सुनिश्चित हो कि वो लगातार वही हैं और कोई नहीं है, और उस पर भी 2-4 खानदान। ये बेसिकली ये सारा वहीं से द फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन इज बेसिकली दियर। पहली बात ये। दूसरा, ये जो हिंदू मुस्लिम वाला मामला है, मैं इससे थोड़ा सा अलग इसको देखना चाहता हूँ। मेरी एक एक्सपीरियंस है और बड़ी अजीबोगरीब एक्सपीरियंस है। जैसे इन्होंने बात की, मैंने पहले ही कहा आपको, ये जो करप्शन वाला मामला है ये बड़ा सेकुलर मामला है, और खासकर जम्मू में मैं 2 डिपार्टमेंट्स के पीछे लगा हूं पिछले 3 साल से, और बड़ा ज़बरदस्त लगा हूं। तो मैंने उनके खिलाफ जो हैं, पहले तो आराम से ही मामला चला, बाद में मैं ठीक प्रकार से उसमें इन्वॉल्व हो गया, और अभी उनके गवर्नर्स ग्रीवेंस सेल, सीबीआई, एसीबी और सीएजी, चारों जगहों पर मैंने कंप्लेंट की है, और वो वहां पर चल रहा है मामला। अब इसी के बीच में मैं क्यों ये बात सामने ला रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शकील साहब और अंकुर जी के साथ ये हो सकता है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। इनके साथ भी ये हो सकता है आगे आने वाले समय में। मुझे फोन आते हैं, एक फोन इस तरह से आया, अश्विनी जी आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा क्या कर रहा हूं? ऐसे आप मेरे से इस बात पे मिलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, अगर मैं नाम अभी ले लूं तो आग लग जाएगी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा जी आपने ये क्या मामला उठाया है, आपका इसके साथ क्या लेने देना? मैंने कहा ये रियासत मेरी है, तो उस दृष्टि से मैं कर रहा हूं, बाकी इसमें अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है कि आपस में बातचीत करें। बातचीत करने का मतलब वो हिंट ये था कि आप कितना लोगे इस चीज को ये करने के लिए, समझौता मतलब वो था, एक ये था। दूसरा क्या था कि आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा क्या कर रहा हूं? अरे ये तो हमारे वोट बैंक है। मैंने कहा क्या वोट बैंक? उन्होंने कहा जिनको आपने पकड़ा है उसमें तो गुजर है ज्यादा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो भी गुजर, चीफ इंजीनियर वो भी गुजर, तो ये बेचारे तो हमारा वोट बैंक है, और आपने इन्हीं को पकड़ा है, इनको छोड़ दो, नहीं करो। मैंने उनको कहा मैं 2 दिन के बाद आपसे मिलता हूं। एक्चुअली तीसरे दिन पे मैंने फाइनल अपनी एप्लीकेशन जो थी वो सीएजी को भेजनी थी। मैंने कहा तीसरा दिन हो जाएगा, उसके बाद मिलता हूं। मैं कहता हूं मेरे हाथ में, और आज है भी नहीं मेरे हाथ में कुछ, अगर कोई करोड़ 1 रुपए भी मुझे दे, मेरे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि मेरे हाथ से वो बाहर निकल चुके हैं। अब उस पर चल रही है कार्रवाई, और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में बड़े एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से उस पर फैसला भी आएगा। सवाल ये पैदा होता है, जैसे मैंने पहले ही कहा, आप इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में इस मामले में न पड़िए। ये जो करप्शन वाला मामला है, इसमें हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बिल्कुल न पड़िए, बिकॉज इट डिफीट्स द वेरी पर्पस फॉर विच यू आर फाइटिंग। हाँ, जो वो डेमोग्राफी वाला इशू है वो एक अलग इशू है, दैट इज बेसिकली एन आइडियोलॉजिकल इशू एंड अ पॉलिटिकल इशू, that has immediately not to do anything with the corruption issue. करप्शन इशू में आप सबको पाएंगे। यहां तो मैं कह रहा हूं कम्युनल इशू, मैं तो कह रहा हूं जेंडर पॉलिटिक्स भी यहां पर खत्म हो जाता है। यहां पर दोनों को ही फायदा है, मेल को भी फीमेल को। कोई ऐसी बात मतलब कंप्लीटली सेकुलर, कंप्लीटली वो अनबायस्ड करप्शन वाला मामला जो है, मतलब जिसका पेट भरना है, वहां ये नहीं देखा जाता कि वो एक्चुअली अपने मजहब और धर्म के हिसाब से क्या है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, जैसे मैं पर्टिकुलरली जो मेरे 2 पैनलिस्ट यहाँ पर साथी हैं उनसे भी ये आग्रह करूँगा। देखिए, यहाँ पर 2008 में अमरनाथ एजिटेशन हुई, हमने उस वक्त 2 चीज़ें जम्मू में बड़ी अजीबोगरीब देखी, जो 1947 की यादें ताज़ा करते हैं उनके लिए भी वो है। वो क्या है? 2008 में हमने यहाँ पर एजिटेशन जो देखी, उसमें हमने हर वर्ग के लोग देखे, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और क्या क्या नहीं किया और क्या क्या किया। पूरा उन 2-2.5 महीने
हर प्रकार के लोग जम्मू में उस एजिटेशन के साथ थे और सफलता वही थी। आज भी जो ये मामला है इसमें सबको एक साथ आने की ज़रूरत है। और मैं आपसे अभी भी कहता हूँ, देखिए जब बंदरबांट होती है हर प्रकार के लोग जो हैं वो उसमें सामने आते हैं। अब जिसका हाथ जितना चले वो उतना हाथ मार देता है। मेरी रिक्वेस्ट है, इस पे प्रेशर आने वाले हैं, अब आने वाले समय में इस पर प्रेशर आने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे तो इस बात की खुशी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं मॉनिटरिंग अपने पास रखी है, नंबर 1, और चीफ सेक्रेटरी को इस बात की इजाजत भी दी है और उनको हुक्म भी दिया है कि वो भी एक प्रकार से जो उनका रोल है वो भी मॉनिटरिंग वाला ही है, वो भी सेमी मॉनिटरिंग ही है। ये बड़ा अच्छा है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी नंबर 1 और दूसरा आपने जुडिशरी में भी मॉनिटरिंग रखी है, और जिनकी मॉनिटरिंग करनी है वो सारे काम में जुटे हुए लोग हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा उनकी है जो ये केस कोर्ट में लेकर के गए थे। समय की सीमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक लैंडमार्क डिसीजन माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से जो सीबीआई की इंक्वायरी दी गई, लेकिन क्या आने वाले समय में जो फैक्ट्स और इन्वेस्टिगेशन है उस पर आधारित जो एक इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या पाए तकमील में पहुंचने में और जो बिग विग्स इसमें इन्वॉल्व है क्या वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। और दूसरा जो हेट पॉलिटिक्स इस वक्त जिसका यहाँ पर जिक्र किया चंगू साहब ने भी किया, हमारे सभी पैनलिस्ट का मानना है भ्रष्टाचार सेकुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता। और शायद अगर जम्मू में शेख शकील जी और अंकुश शर्मा जैसे एक्टिविस्ट ना होते तो शायद रोशनी एक्ट आज सिर्फ किताबों में होती और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं होती। आने वाले समय में रियासत जम्मू कश्मीर या फिर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, एक्टिविज्म की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ जो वोट बैंक के तहत हिंदू और मुस्लिम को बांटने का प्रयास जो राजनीतिक ताकतें कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी सचेत होने की आवश्यकता है। एडवोकेट शेख शकील जी, एडवोकेट अंकुश शर्मा जी और अश्विनी चरंगू जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।